हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सीडेक और आर्म ये दो संस्था के द्वारा कोलाबोरेशन हुआ है टू एक्सपांड द सेमीकंडक्टर सपोर्ट अंडर द डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं। तो दो संस्था हैं, एक तो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है, और एक यूके की कंपनी है आर्म। उस कंपनी का नाम क्या है? आर्म। इस कंपनी का नाम है आर्म। ये कंपनी क्या करती है? यूके की वो जो कंपनी जिसका नाम आर्म है, उसका काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर करना, और वो भी कौन से सेक्टर की? सेमीकंडक्टर सेक्टर की, बराबर ना। तो ये जो कंपनी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर कर रही है सेमीकंडक्टर सेक्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, तो उसका एक इनिशिएटिव उसने लॉन्च किया है, आर्म फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर द स्टार्टअप्स। ये कंपनी आर्म का इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का नाम है आर्म फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर द स्टार्टअप्स। ये इनिशिएटिव के अंडर में ये आर्म कंपनी उसके साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टोर हुई है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस एलिजिबल स्टार्टअप्स को देता है, ज़ीरो लाइसेंस लेके, ज़ीरो लाइसेंस फ़ी, मतलब कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो एक्सेस है ना, वो एलिजिबल स्टार्टअप्स को देता है। कौन से इनिशिएटिव के अंडर में? आर्म फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर द स्टार्टअप्स इनिशिएटिव के अंडर में, बराबर ना। ओके, तो अभी रिसेंटली हमारी एक भारतीय संस्था है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये सीडेक के अंडर में बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, बराबर ना, और वो भी स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। तो सीडेक के अंडर में जितने भी स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, वो सभी स्टार्टअप्स को ये आर्म कंपनी अपने पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं इन सेमीकंडक्टर सेक्टर की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगी, बराबर ना, राइट। इसके लिए ये कोलाबोरेशन हुआ है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ का मेन जो सार है आपको समझ में आया होगा। और ये सीडेक, ये जो सेमीकंडक्टर सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं, वो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है। वो कौन सी स्कीम के अंडर में कर रही है? तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर के जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, बराबर ना, उसको सपोर्ट कर रही है। अब ये डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है उसके बारे में देखेंगे, बराबर ना, राइट। ये जो कोलाब्रेशन हुआ ना, वो कोलाब्रेशन कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? तो एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो हमने जुलाई महीने की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी उसमें भी पढ़ा था कि सेमीकॉन इंडिया, ये मीटिंग का आयोजन कहाँ पे किया था? गांधीनगर गुजरात के अंदर, बराबर ना। तभी ये जो कोलाब्रेशन हुआ था, इस कोलाब्रेशन के बारे में बात हुई है, राइट। ओके, ओके। अगर मैं सेमीकॉन इंडिया इस मीटिंग के बारे में बात करूं, तो सेमीकॉन इंडिया इस मीटिंग को सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में, नेशनल मिशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, बराबर, इस मिशन के अंडर में इस मीटिंग को आयोजित किया जाता है। ये सेकेंड एडिशन था, बराबर ना। और इस मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बराबर ना। ओके, अगर मैं डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात करूं, तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये वही संस्था जो जिसने आर्म के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, chipsets, system on chips, systems and IP codes and semiconductor link design over a period of the 5 years, बराबर ना। तो यहाँ पे डिज़ाइन रिलेटेड सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। तो इस संस्था के द्वारा एलिजिबल स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, और ये एलिजिबल स्टार्टअप्स को वो संस्था के ज़रिए ये आम नाम की कंपनी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मिलेगा, बराबर ना। ओके, ओके।
अगर मैं सीडेक के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मगेश एथिराजन। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ उसका? 1988 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है संस्था, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, बराबर ना। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, और क्या क्या उसके अंदर बोला गया, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। राइट, ओके। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम, एन एजुकेशनल इवेंट was concluded with a resolution collectively made by the education leaders to transform India into an equitable and vibrant knowledge society. The event's valedictory address was delivered by the यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनके द्वारा इस इवेंट को संबोधित किया गया। एक एजुकेशन इवेंट था अखिल भारतीय शिक्षा समागम, बराबर है, जहाँ पे इंडिया को, इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक ग्लोबल इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाना, बराबर ना। राइट, ओके। अभी इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, ये जो इवेंट था अखिल भारतीय शिक्षा समागम, बराबर, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया दो मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, बराबर ना। इस इवेंट का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राइट। और इसी इवेंट के दौरान पीएम ने ऑल्सो रिलीज़ किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर द पीएम श्री योजना। अब ये पीएम श्री योजना क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बराबर ना। और उसके अलावा पीएम मोदी जी के द्वारा रिलीज़ किया गया एजुकेशन एंड स्किल क्यूरिकुलम बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू द 12 इंडियन लैंग्वेज, बराबर ना। कुछ बुक्स का अनावरण भी किया गया एजुकेशन और स्किल क्यूरिकुलम बुक्स का, बराबर ना, और उसको 12 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया है, बराबर ना। राइट, तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं इस मीटिंग के बारे में बात करूँ, दिस इवेंट इज कोइंसाइडेड विद द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो मेन इवेंट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये मीटिंग का मेन आयोजन है, क्यों किया जाता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बराबर ना। राइट, और इस बार जब आयोजन किया गया था तब उस थर्ड एनिवर्सरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, बराबर ना। ओके, अगर मैं पीएम श्री योजना की बात करूं, जिस योजना के अंडर में पहला इंस्टॉलमेंट पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इसी मीटिंग के दौरान, तो पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप मोर देन 14,500 पीएम श्री स्कूल्स by strengthening the existing school from amongst the school managed by the central government, state और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़। यहाँ पे पीएम श्री योजना के अंडर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल को मैनेज किया जाता है, उस स्कूल को रीडेवलप करना, वो स्कूल के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। कितनी स्कूल का टारगेट रखा गया है? 14,500 स्कूल का टारगेट रखा गया है, बराबर ना। तो यहाँ भी इस योजना के अंडर में स्कूल्स को पैसा दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसी का अभी पहला इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज़ किया गया, बराबर ना। और अभी ये जो पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया गया वहाँ पे 6207 स्कूल्स को पैसा मिलेगा। कितना पैसा इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया गया है? टोटल मिला के 630 करोड़ रुपये रिलीज़ किया गया है, बराबर ना। ओके, ओके। अभी अगर मैं इस मीटिंग के हाइलाइट्स के बारे में बात करूं, तो धर्मेंद्र प्रधान ऑन द सेकेंड डे ऑफ द इवेंट उन्होंने एजुकेशन फैटर्निटी को अर्ज किया टू कन्वर्ट दिस एजुकेशन महाकुंभ इनटू एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेंथन द स्कूल इकोसिस्टम। उसके अलावा इसी इवेंट के दौरान डिक्लेयर किया गया कि टोटल देश के अंदर 300 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे, 300, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 300 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे 100 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कूल एजुकेशन के ऊपर काम करेगी, 100 हायर एजुकेशन के ऊपर और 100 स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी, बराबर ना। राइट,
उसके अलावा कुछ सेशंस का भी आयोजन किया गया था कि द 2 day इवेंट ऑल्सो विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द एकेडमिशियंस इन द 16 थीमेटिक सेशंस ऑन द वेरियस थीम। टोटल 4 थीम के ऊपर ये पूरा टोटल 16 सेशंस का आयोजन किया गया था। कौन कौन से 4 थीम के ऊपर यहाँ पे बात की गई थी? तो एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन एंड गवर्नेंस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क और इंटरनेशन ऑफ द एजुकेशन अमंग द अदर्स। बराबर ना? तो टोटल ये 4 थीम के ऊपर 4 एरिया के ऊपर 16 थीम के ऊपर सेशंस को कंडक्ट किया गया था इस इवेंट के दौरान। बराबर ना? ओके। और ये जो कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना। बराबर ना? ओके। और इसी इवेंट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम है उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इंट्रोड्यूस किया लोगो स्लोगन। कौन सा लोगो है, कौन सा स्लोगन है? जन जन सहकार। एंड एक मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, फॉर ऑल इन द सोसाइटी। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल इन द सोसाइटी। ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई और एक स्लोगन लॉन्च किया गया जन जन सहकार। बराबर ना? ये जो उल्लास एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या एक्सेस किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी टू द फैसिलिटेट द वाइड स्प्रेड एक्सेस टू द बेसिक लिटरेसी। राइट? ये जो उल्लास एप्लीकेशन के माध्यम से दीक्षा पोर्टल के ऊपर जो भी कंटेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। बराबर ना? दीक्षा पोर्टल, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग। तो ये दीक्षा पोर्टल के ऊपर क्लास जो स्कूल लेवल के जो एजुकेशन है ना, उसके बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन घर पे बैठ के काम पढ़ सके, इसके लिए ये दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये पोर्टल को कौन हैंडल कर रहा है? नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को आप उल्लास एप्लीकेशन के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हो। राइट? तो उसको और डाइवर्सिफाई किया गया है एक्चुअली। ओके, बराबर ना? और ये जो एप्लीकेशन है वो फोकस कर रही है ऑन प्रोमोटिंग द फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल्स एंड मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इंपावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स टू इन्वॉल्व इन द नेशन बिल्डिंग ऑफ इंडिया। बराबर ना? तो ऐसे मोटिव के साथ इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। बराबर ना? ओके। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो हमारे मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। बराबर ना? राइट? तो आई थिंक आपको इस चीज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बराबर ना? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस हुआ था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया था और इसका एक रिपोर्ट आया है, उसके बारे में बात करते हैं। बराबर ना? ओके। क्या हमारे जो अश्विनी कुमार चौबे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया। रिपोर्ट का टाइटल है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 स्टेटस ऑफ द टाइगर्स, को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। ये रिपोर्ट का टाइटल है। और ये जो रिपोर्ट है ना वो ग्लोबल टाइगर डे के ऊपर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया। ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल ग्लोबल टाइगर डे के ऊपर टाइगर के सेंसस का रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। बराबर ना? और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन है? अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लॉन्च किया गया। बराबर ना? राइट। और ये रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि अभी भारत में 3925 टाइगर्स हैं, ऐसा होने का अंदाज है। बराबर ना? और ये टाइगर की पॉपुलेशन हर साल 6.1% से बढ़ रही है। बराबर ना? जो बहुत ही अच्छी बात है। और दुनिया के अंदर जितने भी टाइगर पॉपुलेशन है उसमें से 75% अकेले भारत में है। बराबर ना? राइट। बराबर। बहुत ही बेहतरीन
अचीवमेंट है एक्चुअली भारत का। अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें टोटल 50 साल कंप्लीट हुए टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था आज से 50 साल पहले। उसके 50 साल कंप्लीट हुए और पीएम मोदी जी ने 9 अप्रैल 2022 को बोला था कि भाई इंडिया के अंदर मिनिमम 3167 टाइगर अवेलेबल है और अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर कितने टाइगर्स अवेलेबल है, 3925 टाइगर्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बराबर ना, राइट, ओके। और इसमें से 3/4 टाइगर पॉपुलेशन है ना वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है, 1/4 अनप्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है, बराबर ना। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, बराबर। टोटल 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश के अंदर है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका, वहाँ पे 563 टाइगर्स है, बराबर ना। नियरली 1/4 ऑफ टाइगर्स वेर रिपोर्टेडली आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। तो एक सिंपल न्यूज़ थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस लॉन्च किया। 3925 टाइगर्स भारत में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके बाद कर्नाटका के अंदर है, बराबर ना। और हर साल 6.1% से ग्रो हो रहा है। दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं वहाँ से 75% टाइगर मात्र भारत के अंदर है, बराबर ना, ओके। चलो ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, WHO ने अभी रिपोर्ट लॉन्च किया है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। Okay. The WHO released the WHO report on global tobacco epidemic 2023, protect the people from the tobacco smoke। ये 9th रिपोर्ट है WHO के द्वारा और यहाँ पे ट्रैक किया जाता है स्टेटस ऑफ द टोबैको एपिडेमिक एंड इंटरवेंशंस टू कॉम्बैट इट, कि WHO के जो मेंबर कंट्रीज है वो टोबैको को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, टोबैको एपिडेमिक को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरवेंशंस ले रहे हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए, बराबर ना, राइट। इस रिपोर्ट के अंदर मॉनिटर किया जाता है कि कंट्री के प्रोग्रेस को इन टोबैको कंट्रोल सिंस 2008 से यहाँ पे कंट्री के प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है एंड ऑल्सो मार्क्स ऑफ 15 ईयर्स सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्पावर, WHO's technical package which is designed to assist the countries in implementing the demand reduction measures of the WHO framework convention on the tobacco control। यहाँ पे एक्चुअली WHO के द्वारा एम्पावर मतलब एक सेट ऑफ गाइडलाइंस लॉन्च की गई है। यहाँ पे कंट्रीज़ को एक सही तरीके से किस तरीके से टोबैको को रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से टोबैको का यूज़ रिड्यूस किया जाए, उसके लिए WHO के द्वारा एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई, उसका नाम रखा गया है एम्पावर, बराबर ना। तो ये एम्पावर को उसकी मेंबर कंट्रीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है वो WHO इस रिपोर्ट के माध्यम से ट्रैक करता है, बराबर ना, ओके। ओके, रिपोर्ट स्टेट दैट अराउंड 5.6 बिलियन पीपल, मतलब 71% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 7 in the 10 पीपल ग्लोबली are protected with the at least one best practice of the tobacco control measure of 5 times increase from 2007। ये रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि अगर WHO के द्वारा एम्पावर मेजर्स जो भी दिए गए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक मेजर को भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाए एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो उसके माध्यम से 5.6 बिलियन पीपल को प्रोटेक्ट किया गया है अभी तक, बराबर ना। और इसके अलावा अभी तक रिपोर्ट शोड दैट 2 नई कंट्रीज मॉरिशियस एंड नीदरलैंड्स हैव अचीव्ड द बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन द ऑल एम्पावर मेजर्स। अभी तक मात्र 2 ही कंट्री ने सभी जो एम्पावर मेजर्स दिए थे WHO के द्वारा वो सभी को इम्प्लीमेंट किया है, ब्राज़ील और तुर्की। और अभी 2 नई कंट्रीज आई हैं, मॉरिशियस और नीदरलैंड्स ने भी उनको ज्वाइन किया है, बराबर ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं एम्पावर पैकेज के बारे में बात करूँ तो WHO ने ये एम्पावर मेजर्स को लॉन्च किया था 2008 के अंदर। एम्पावर आर अ सेट ऑफ द 6 कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इम्पैक्ट मेजर्स दैट हेल्प द कंट्रीज टू रिड्यूस डिमांड फॉर द टोबैको। ये एम्पावर, जहाँ पे एम क्या है, मॉनिटर द टोबैको एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज,
P क्या है, प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द टोबैको स्मोक। O क्या है, ऑफर हेल्प टू क्विट द टोबैको यूज। W क्या है, warn about the dangers of the tobacco। E है, enforce the bans on the tobacco advertising, promotion and sponsorship। एंड R है, raise the taxes on the tobacco। बराबर ना, राइट। तो ये एम पावर के फुल फॉर्म है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है। ये एम पावर मेजर्स किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, WHO के द्वारा। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये रिपोर्ट के अंदर पी के ऊपर फोकस किया गया है, एम पावर के पी के ऊपर, दैट इज प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम द सेकेंड हैंड स्मोक। बराबर ना। इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंट्रीज नाउ हैव कम्प्लीटली स्मोक फ्री इंडोर पब्लिक प्लेसेस। ये रिपोर्ट क्या बोलता है कि 40% उसकी जितने मेंबर कंट्रीज है WHO के, उसमें से ऑलमोस्ट 40% ऑफ कंट्रीज नाउ हैव कम्प्लीटली स्मोक फ्री इंडोर पब्लिक प्लेसेस। बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ग्लोबल लेवल पे कितना टोबैको कंट्रोल हुआ है, तो 2.1 बिलियन पीपल इन 74 कंट्रीज आर कवर्ड बाय द कंप्लीट स्मोक फ्री इंडोर पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और 7-fold इंक्रीज सिंस 2007। बराबर, जब से WHO के द्वारा एम पावर मेजर्स को लॉन्च किया गया है, उस एम पावर मेजर्स के एटलीस्ट एक मेजर को इम्प्लीमेंट करके 74 कंट्रीज़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% कंट्रीज़ के अंदर कंप्लीट स्मोक फ्री इंडोर पब्लिक प्लेसेस अवेलेबल हो चुके हैं। बराबर ना, राइट। ग्लोबल स्मोकिंग प्रिविलेंस डिक्रीज फ्रॉम 22.8% इन 2007 टू 17% इन 2021। बराबर ना, राइट। और 151 कंट्रीज हैव एडोप्टेड वन और मोर WHO एम्पावर मेजर्स, अ सिग्निफिकेंट राइज सिंस 2007। ध्यान में रखना है। बराबर ना, ओके। अगर मैं इंडियन सिनेरियो के रिस्पेक्ट में आपको बात करूं तो इंडिया हैज़ बैन्ड ई सिगरेट, निकोटिन प्रोडक्ट्स एंड टोबैको एडवर्टाइजिंग, बट टोबैको कंपनी मैसेजिंग एंड ई सिगरेट ब्रांडिंग आर स्टिल सीन ड्यूरिंग द F1 इवेंट्स एंड रेसेस। इंडिया इज होम टू एन एस्टिमेटेड 31 मिलियन F1 फैंस। बराबर है। तो अभी जो F1 की फॉर्मूला 1 की जो रेस हुई थी इंडिया के अंदर, इंडिया के द्वारा ई सिगरेट, निकोटिन प्रोडक्ट्स, टोबैको एडवर्टाइजिंग के ऊपर बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी टोबैको कंपनी के मैसेजेस और ई सिगरेट के ब्रांडिंग्स, बराबर ना, वो उस इवेंट के दौरान देखने को मिले थे। बराबर ना, राइट। इंडियन स्टेट ऑफ द बेंगलुरु इन कर्नाटका हैज़ मेड significant progress in complying with the state and national smoke free laws, that is cigarette and other tobacco products act, कोप्टा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भारत का कर्नाटका राज्य के अंदर जो बेंगलुरु सिटी है, बराबर ना, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, राइट। बेंगलुरु रिसीव एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस द स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेसेस एंड एम्स टू बिकम 100% स्मोक फ्री बाय 2025। बराबर ध्यान में रखना है। अगर इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टोबैको एनवायरमेंट एंड रिपोर्टिंग मूवमेंट, a real-time digital monitoring system to detect the online tobacco marketing. It was launched by the विटल स्ट्रेटजीज। बराबर, तो ये कंपनी के द्वारा एक ऑनलाइन डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था और उसका भी इंडिया पार्ट है। बराबर ना, राइट। अगर मैं WHO के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया, उसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रस एडनॉम, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1948 के अंदर। बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्टडी इन इंडिया पोर्टल, उसके बारे में बात करते हैं। द इंडियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, और इंडियन मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया स्टडी इन इंडिया पोर्टल, विच इज़ एन इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। तो इस पोर्टल के बारे में पहले बात करते हैं कि हाउ दिस स्टडी इन इंडिया पोर्टल विल बी यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन इंडिया।
This portal streamlines the registration, visa application, approval and course selection process through the comprehensive information about the Indian higher education institutions। बराबर ना। तो इस पोर्टल के बारे में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया के अंदर पढ़ना चाहते हैं उनको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा उनको वीज़ा के लिए प्रोसेस भी वो वहाँ पे कर पाएंगे, उसके अलावा वो रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। सिंपल, बराबर ना। एम क्या है? टू सिंप्लीफाई द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी इन इंडिया, राइट। ओके, अगर मैं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2018 के अंदर। ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट द मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू इंडिया बाय प्रमोटिंग इट एज अ प्रीफर्ड एंड अफोर्डेबल स्टडी डेस्टिनेशन विद अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। बराबर ना। ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन इन द कंट्री एंड फैसिलिटेट द एक्सेस टू द वेरियस कोर्सेज बाय शोकेसिंग द एकेडमिक एक्सेलेंस। बराबर ना, राइट। ये जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है, बराबर ना, वो इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। बराबर, कौन कौन सी? तो जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो रैंकिंग लॉन्च किया जाता है, उस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर में जो 100 से नीचे जिसका रैंक है, मतलब जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक एक्रेडिटेशन का स्कोर जो संस्था का 3 से ज़्यादा है वो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन कर रही है। और जो संस्था इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक IIT, NIT, IIM ऐसी संस्था है वो ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है। बराबर ना। तो ये संस्था के कोलाबोरेशंस के द्वारा, उनके सहकार के द्वारा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2018 के अंदर। और उसको और बेहतर बनाने के लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए ये दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा इस इवेंट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दीक्षा पोर्टल अभी हमने जो न्यूज़ में बात की थी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग, बराबर ना, जहाँ पे स्कूल लेवल का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उस पोर्टल के ऊपर। तो उस पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्टनरशिप की गई है। बराबर ना। तो और दीक्षा पोर्टल को और इंटीग्रेटिव बनाया जाएगा। बराबर ना, राइट। ओके, जैसे मैंने बात की दीक्षा पोर्टल के बारे में अगर बात करें तो ये जो दीक्षा पोर्टल है ये इनिशिएटिव है NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये दीक्षा इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 2017 के अंदर एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फॉर द स्कूल एजुकेशन एंड फंडामेंटल लर्निंग। ये दीक्षा पोर्टल के अंदर सनबर्ड नाम का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है जो एक स्टेप फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है टू हेल्प द टीचर्स टू सपोर्ट द इंक्लूसिव लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स इन अंडरसर्व्ड एरिया विद द डिसेबिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। Every day, users watch 1.2 petabytes of the text and video content from the sources like the NCR, CBSE and SCRT's वेबसाइट। बराबर ना। तो दीक्षा पोर्टल के द्वारा जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन कंटेंट। बराबर ना। इस पोर्टल के द्वारा NCERT का इनिशिएटिव है, 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। और उसी पोर्टल को अभी बेहतर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्टनरशिप की गई है। बराबर ना, राइट। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करूँ, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह और सुभाष सरकार। बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस चीज़ पर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि फॉर्च्यून के द्वारा ग्लोबल 500 लिस्ट लॉन्च किया गया है 2023 का, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, फॉर्च्यून अ ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 69th एडिशन ऑफ द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023, एन एनुअल रैंकिंग ऑफ द लार्जेस्ट 500 कॉर्पोरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड
एज मेजर्ड बाय द टोटल रेवेन्यू फॉर फिजिकल ईयर 2020-23 कि फाइनेंस ईयर 2023 मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कौन सी कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया गया है। ऐसी टॉप 500 कंपनीज़ का यहाँ पर लिस्ट अनाउंस किया गया है फॉर्च्यून के द्वारा, बराबर ना। और ग्लोबल लेवल का लिस्ट है, ध्यान में रखना है। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है, वॉलमार्ट के द्वारा। वॉलमार्ट एन अमेरिकन रिटेल एंड होलसेल कंपनी विथ $611.3 मिलियन रेवेन्यू, उसने टॉप किया है इस लिस्ट को। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरामको, जो एक ऑयल मेकिंग कंपनी है, ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बराबर ना, वो सेकंड नंबर पे आई है। ओके। और अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल 8 इंडियन कंपनी है टॉप 500 के अंदर, बराबर ना। और उसमें सबसे ज़्यादा रैंक अचीव किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और रिलायंस का खुद का भी यहाँ पे हाईएस्ट रैंक है अभी तक का। रिलायंस ने पहली बार टॉप 100 ने के अंदर एंट्री मारी है, और कौन सा नंबर है, 88। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड बाय द मुकेश अंबानी फीचर्ड इन द फॉर्च्यून ग्लोबल फाइनल लिस्ट ऑफ द 2023। Reliance Industries climbed 16 places and now holds a rank at number 88 in the Fortune 500 list, right? The company has gained 67 places in the last 2 years. 2021 में उसका रैंक कितना था, 155, और अभी कितना है, 88, बराबर, जो उसका प्रोग्रेस दिखाता है। ओके। उसके अलावा टॉप 500 के अंदर इंडिया के 8 कंपनी है। और अगर आपको पूछा जाए कि फॉर्च्यून के इस लिस्ट के अंदर टॉप 500 के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनीज किसकी है, चाइना की 142 कंपनीज हैं, राइट। और उसके बाद 136 यूएस की कंपनी है, 41 जापान की, और 30 जर्मनी की कंपनी है, बराबर ना, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाय रेवेन्यू तो कौन सी कंपनी टॉप पे है, वॉलमार्ट। लेकिन अगर आपको बाय प्रॉफिट पूछा जाए, बाय प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट कौन सी कंपनी ने टॉप किया है, सऊदी अरामको, जो सेकंड नंबर पे है बाय रेवेन्यू, लेकिन बाय प्रॉफिट सऊदी अरामको के द्वारा टॉप किया गया है, बराबर ना, राइट। मतलब सऊदी अरामको के द्वारा नेट प्रॉफिट $161.1 बिलियन 2022 के अंदर रिपोर्ट किया गया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, बराबर, एकदम परफेक्ट। ओके। With the most profitable business in the world, Saudi Aramco has about $161.1 बिलियन फॉर 2022, ध्यान में रखना है, बराबर ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड है, बराबर ना, राइट। तो बाय रेवेन्यू वॉलमार्ट टॉप किया, बाय प्रॉफिट सऊदी अरामको ने टॉप किया, बराबर ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंडियन कंपनी की, तो इस लिस्ट के अंदर, ग्लोबल फाइनल लिस्ट के अंदर, इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 88 नंबर पे है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ने अभी लॉन्च किया हीट इंडेक्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट उससे लॉन्च किया हीट इंडेक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। दिस इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि हमने एक हीट इंडेक्स लॉन्च किया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये हीट इंडेक्स क्या होता है, द हीट इंडेक्स इज अ मेजर्स के हाउ हॉट इट फील्स बाय कंसिडरिंग बोथ द एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम दोनों को कंसीडर करें तो कि एक जगह पे, एक लोकेशन के ऊपर कितनी गर्मी हो रही है, बराबर ना, वहाँ पे कितना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, कितना अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, वो ये हीट इंडेक्स के माध्यम से पता चलता है, बराबर ना। ओके। इट ऑफर्स अ गाइडेंस फॉर द रीजन्स इन इंडिया इंडिकेटिंग द अपेरेंट टेम्परेचर, फील लाइक टेम्परेचर टू शो द पोटेंशियल ऑफ डिसकम्फर्ट फॉर द पीपल caused by the weather conditions along with the day's minimum and maximum temperatures, बराबर ना। ओके। ये हीट इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑन द हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे टोटल कुछ सिग्नल्स दिए जाते हैं, कुछ सिग्नल्स दिए गए हैं कुछ रीजियंस को इस इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया गया है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस है,
येलो सिग्नल दिया गया है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स 36 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ऑरेंज सिग्नल दिया गया है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स 46 से 55 डिग्री के बीच में है। और रेड सिग्नल दिया गया है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स 55 से ज़्यादा डिग्री है, बराबर ना, राइट। और यहाँ पे हीट इंडेक्स इन इंडिया इज कैलकुलेटेड सिमिलरली टू द नेशनल वेदर सर्विस एंड नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। तो यूएस के अंदर ये जो संस्था के द्वारा जो मेथड से हीट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है वही मेथड से आईएमडी के द्वारा किया गया है। ये ऑफर कर रहा है गाइडेंस ऑन टेकिंग द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से एक्स्ट्रा हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है। और यहाँ पे जो ये जो टेम्परेचर मेजर किया गया है और ये जो ह्यूमिडिटी का डेटा कलेक्ट किया गया है इस इंडेक्स के अंदर, वो कब कलेक्ट किया गया है, तो दोपहर के 2:30 बजे कलेक्ट किया गया है टू कैलकुलेट द हीट इंडेक्स एंड फोरकास्ट सम मैक्सिमम टेम्परेचर एट दैट टाइम, बराबर ना, ओके। और जिस संस्था के द्वारा इस हीट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है उस संस्था का नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1875 को, बराबर नाम, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है आयुष वीज़ा को फॉर द फॉरेन नेशनल्स सीकिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट इन इंडिया, बराबर नाम। इसके बारे में बात करते हैं। Okay, Ministry of Home Affairs introduced a new Ayush visa for the foreign nationals for the treatment under the Ayush systems, Indian systems of the medicine like the therapeutic care, wellness and yoga। अगर कोई फॉरेन नेशनल्स इंडिया के अंदर आके ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंडर में ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया गया है, आयुष वीज़ा कैटेगरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, बराबर ना। तो यहाँ पे जो चैप्टर 11 है जहाँ पे मेडिकल वीज़ा लॉन्च किया गया था कि अगर कोई पर्सन को जस्ट ट्रीटमेंट करवाने के लिए भारत में आना है तो उसको मेडिकल वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा मिलता है चैप्टर 11 के अंडर में। तो अभी उस चैप्टर के अंदर चैप्टर 11A ऐड किया गया है जहाँ पे आयुष वीज़ा भी मिलेगा, बराबर ना। अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर में उसको वीज़ा मतलब उसको वीज़ा चाहिए तो, बराबर ना। और अगर मैं आयुष के फुल फॉर्म के बारे में बात करूँ, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बराबर ना, राइट। ये जो आयुष वीज़ा लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स हु विश टू अंडरगो आयुष थेरापी, वेलनेस एंड योगा इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीज़ा अलाइंस विद द पीएम मोदीज अनाउंसमेंट एट द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर के अंदर। दिस विल बी बूस्ट द मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन इंडिया एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द विजन ऑफ मेकिंग इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ ग्लोबल फिनोमिना, बराबर ना, राइट। तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है आयुष को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो कोलैबोरेट हो रहे हैं टू डेवलप अ वन स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल। यहाँ पे इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, वन स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल, टू प्रमोट द इंडिया एज अ ग्लोबल मेडिसिन टूरिज्म डेस्टिनेशन, बराबर ना, राइट। तो जस्ट सिंपल न्यूज़ थी कि आयुष वीज़ा कैटेगरी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर कोई फॉरेन नेशनल को ट्रेडिशनल सिस्टम के अंडर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंडर में ट्रीटमेंट करवानी है उनके लिए वो इस कैटेगरी में उनको वीज़ा दिया जाएगा, बराबर ना। चैप्टर 11A ऐड किया गया है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अभी सेट किया है डेडलाइन फॉर द फार्मा MSMEs टू एडॉप्ट द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो इंडियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द MSMEs, ड्रग मेकर्स, फार्मा कंपनीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹250 करोड़ to adopt the good manufacturing practices within the 6 months starting from August 1, 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या बोला है कि जो MSME, जो ड्रग मेकर्स हैं, जो MSME फार्मा कंपनी से जिसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, बराबर ना, उनको
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है 6 महीने के अंदर, और जो एमएसएमई का टर्नओवर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वॉल्व है और इसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को कब अडॉप्ट करना है, कब तक अडॉप्ट करना है, 1 साल के अंदर। तब ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो द एडॉप्शन विल बी एक्चुअली शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। शेड्यूल एम के अंडर में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हाईलाइट की गई है। उसी के मुताबिक सभी ड्रग्स मेकर को, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मेडिसिन को बनाना होता है। और ये जो शेड्यूल एम के अंडर में ना कुछ अपडेशन किए गए हैं थोड़े टाइम के पहले, और वो भी अपडेशन WHO का जो स्टैंडर्ड GMP है उसके हिसाब से किया गया है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि भाई सभी को कंपलसरी इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो 250 करोड़ से टर्नओवर वाले, ज़्यादा टर्नओवर वाले हैं, उनको 6 महीने के अंदर उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, और जो 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं उनको 1 साल के अंदर इसको फॉलो करना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। ओके, अभी ये जो इम्प्लीमेंटेशन करने का रीज़न क्या है, तो डिसीजन हैज़ बीन टेकन फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली बाय द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग मेकर्स। इसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कंपल्सन दिखाया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये जो एक्ट है ना, शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये एक्ट रेगुलेट करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलोड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू द प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये जो शेड्यूल एम है वो GMP को ही रेगुलेट करता है। और GMP क्या होता है, तो GMP आर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स which will be built and bring quality into the product by the way of control on the material, method, machines, process, personnel and facility or environment. These were first incorporated in the Schedule M of the Drug and Cosmetic Rules 1945 in 1988 and were last amended in 2018. ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये सभी को एक स्टैंडर्डाइज करता है कि आपके कंपनी में ये मटेरियल यूज़ होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ये मेथड को आपको फॉलो करना है, ये मशीन को आपको यूज़ करना है, ये प्रोसेस को आपको यूज़ करना है, ऐसे पर्सोनल को ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, यही फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सभी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पार्ट है। ये कब लॉन्च किया गया था, 1945 के अंदर लॉन्च किया गया था, और इसको लास्ट कब अपडेट किया गया था, 2018 के अंदर, बराबर ना। ओके, देयर आर अराउंड 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री ऑफ विच अराउंड 8,500 फॉल अंडर द MSME कैटेगरी। अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर बात करूँ तो इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली MSMEs के ऊपर फोकस किया गया है। ओके, अगर मैं WHO GMP सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो WHO GMP सर्टिफिकेशन इज़ फॉर द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मूविंग इन द इंटरनेशनल कॉमर्स। द गाइडलाइंस फॉर द सेम वेर इंडोर्स्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1997। It ensures that medical products are consistently produced and controlled to the quality standard. WHO GMP certification is valid for the 3 years. Its violation will be result in the cancellation of the license and monetary penalty, बराबर ना, राइट। तो ये जो WHO के द्वारा जो GMP स्टैंडर्ड सेट किया गया उसी के अकॉर्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है और इसको कंप्लाई करने की बात की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, बराबर ना। ओके, अगर मैं WHO की बात करूँ, अगेन डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडनम, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। कब एस्टैब्लिशमेंट होता है, 1948 के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।